प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाई का हक खाने वाले का अंत कैसे होता है। जब कोई अपने ही भाई के हक पर डाका डालता है तो वो सिर्फ एक गलती नहीं करता, वो किस्मत से सीधा टकरा जाता है। भाई का हक छीनने वाला सोचता है कि वो चालाक है, लेकिन किस्मत उसके हर कदम पर नजर रखती है। जिसने बचपन में साथ बैठकर रोटी खाई होती है, उसी की थाली से निवाला छीनना ये सिर्फ गुनाह नहीं, ये खुदा की नजर में सबसे बड़ा धोखा है। और जो धोखा देता है उसका अंजाम क्या होता है ये वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि एक भाई का हक छीनना मतलब उसकी बद्दुआओं को न्योता देना। और बद्दुआ जब दिल से निकलती है ना तो सीधे ऊपर जाती है। दर्शक बंधु, आज की इस कथा में हम ये जानेंगे कि इस कलयुग में जो भी मनुष्य भाई का हिस्सा खाता है उसका अंत कैसा होता है। इस कथा के माध्यम से आपको अत्यंत महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मान सिंह अपने परिवार के साथ शहर में रहता था। उसकी नौकरी डाकघर विभाग में थी। जब उसे यह नौकरी मिली तो कुछ साल बाद वह अपने परिवार को भी अपने पास शहर ले आया। अब वह वर्षों से अपने परिवार के साथ शहर में ही रह रहा था। आज 35 साल की सेवा के बाद मान सिंह सेवानिवृत्त हुआ था। नौकरी से मुक्त होते ही उसे अपने गांव की याद सताने लगी। मन में सोचने लगा कि इस प्रदेश में उसका कौन है। गांव में तो उसका छोटा भाई वीर सिंह अपने परिवार के साथ रहता है। दोनों भाइयों में बचपन से ही बड़ा प्रेम था, जैसे राम और भरत का प्यार। जब भी मान सिंह गांव जाता, वीर सिंह और उसका परिवार उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रखते। बच्चे भी ताऊताई के साथ लगे रहते। मान सिंह का बेटा चंदन भी सबके साथ खूब घुल मिल जाता, खेलता और खेतों में घूमने जाता। अब जब वह सेवा से मुक्त हुआ तो उसने गांव लौटने की तैयारी शुरू की, मगर उसके साथ के लोगों और मित्रों ने बहुत समझाया, मान सिंह, समय बदल गया है। गांव से ज्यादा अब शहरों में जीवन और बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। देश आजाद हो चुका है। सरकार लोगों की भलाई के लिए कई योजनाएं ला रही है। स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियां, मीलें बन रही हैं। तूने उम्र भर आराम की नौकरी की है, अब खेती तेरे बस की नहीं। यहाँ जमीन खरीद, छोटा मोटा काम कर, अभी तेरे पास पैसे हैं। शहर में अस्पताल, दवाइयां सब मिल जाएंगे। मगर मान सिंह का मन तो अपनी जन्मभूमि की ओर खींचता जा रहा था। जहां उसके पिताजी और दादाजी के फूस के झोपड़े थे, अब वहां पक्के घर बनाने की उसे लगन लग गई थी। उसका छोटा भाई भी उसे पुकार रहा था। उसकी पत्नी ने भी कहा, तुम्हारा एक ही बेटा है, उसे शहर में पढ़ाओ लिखाओ और हम भी चैन से रहें। थोड़ी सी जमीन ले लो, कल को काम आएगी। गांव में लगाया पैसा तो ईंट पत्थर बनकर रह जाएगा। लेकिन मान सिंह तो जैसे किसी अलौकिक प्रेरणा से खींचा जा रहा था। उसने किसी की नहीं मानी और अपने सामान के साथ परिवार सहित गांव लौट आया। गांव में छोटे भाई वीर सिंह ने उसका बड़े प्रेम से स्वागत किया। छोटी बहू रानी, भतीजा भतीजी सब बहुत खुश हुए। पास पड़ोस के लोगों ने भी शहर छोड़कर आए मान सिंह के इस फैसले की बड़ी सराहना की। वे बोले कि अपने बाप दादा के घरों को फिर से बसाने का जो कार्य मान सिंह कर रहा है वह पुण्य है। फूस के छप्परों की हालत देख मान सिंह भावुक हो गया। तुरंत उन्हें हटाकर पक्का मकान बनाने का निश्चय कर लिया। सरकार से मिली राशि भी जैसे उसी काम के लिए रखी गई थी। अगले ही दिन पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया और तैयारी में लग गया। गांव के पहाड़ से पत्थर निकालने और घर बनाने के लिए मजदूर, मिस्त्री बुलाए। उसकी ससुराल से साला और भतीजे भी मदद को आ गए। पुराने झोपड़े तोड़कर जमीन समतल की गई। पहले 2 कमरे बनने थे, लेकिन नाप नक्शा देखकर 3 कमरे बनाने का विचार हुआ। एक बुजुर्ग की सलाह पर छोटे भाई के लिए भी एक कमरा बनाने का मान सिंह ने संकल्प लिया। कुएं से पानी लाकर पास में रखने के लिए पक्का हौज बनाया गया। पत्थर पीसकर चूना बनाने को घराट बनाया गया। खिड़की और दरवाजे के लिए बढ़ई को बुलाया गया। मजदूरों के भोजन हेतु गेहूं पिसवाया गया। घी और शक्कर लाकर रखी गई। बुधवार को जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी तो भैरव बाबा का नाम लेकर आस पड़ोस के बुजुर्गों ने नींव का पहला पत्थर रखा। छोटे भाई ने पूरे मोहल्ले में शक्कर बांटी। परिवार में उत्साह इतना था कि हर कोई जैसे सेवा के लिए आतुर था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से खंडहर हो चुके घरों में अब फिर से प्राण आ गए हों। पूर्वज भी जैसे आकाश से आशीर्वाद देने लगे हों। घर का काम आरंभ हुआ। महिलाएं घड़े उठाकर पानी भरने चल पड़ी। पहाड़ से पत्थर निकालने वालों ने हथौड़े चलाने शुरू किए। पत्थर ढोने को 2 ऊंट गाड़ियां लगाई गईं। सारा गांव उस दिन जैसे एक भक्तिभाव में रंगा हुआ था और हर कण में एक नई उमंग, नई रचना की गूंज थी।
धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि मानसिंह अपने बाप दादा की भूमि पर पक्का घर बना रहा है। कोई उसे उसकी जन्मभूमि के नवजीवन के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने आता, तो कुछ लोग जीवन भर की कमाई पत्थरों में न लगाने की सीख देने भी आ जाते। लेकिन दोनों ही लोग जाते समय मुट्ठी भर शक्कर लेकर ही लौटते। दोपहर का भोजन सिर्फ उन मिस्त्रियों और मजदूरों के लिए था जो श्रम कर रहे थे। लेकिन जब उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी खाने के समय पहुंच गए तो ज्ञान सिंह ने सोचकर उन्हें भी भोजन कराया। आज बच्चों को भी खाना खिला देता हूं, आगे चलकर जब घर बन जाएगा और बिरादरी को भोज देना होगा तब और व्यवस्था कर लूंगा। 6 महीने तक मकान बनाने का कार्य चला, पर पता ही न चला कि सरकार से मिली जमा पूंजी धीरे धीरे घटते घटते लगभग खत्म हो गई। अब हर छोटी चीज के लिए महीने की पेंशन का इंतजार करना पड़ रहा था। खिड़की दरवाजों तक की चिंता सताने लगी थी। घर बनाते समय शौचालय की जरूरत भी समझ आई, लेकिन अब उसके दरवाजे का उपाय भी सोचना पड़ रहा था। विचार हुआ कि पुरानी चादर या धोती टांग दी जाए, पर यह महिलाओं को स्वीकार नहीं था। छोटी बहू रानी ने साफ कह दिया कि उसे पहले की तरह खेतों में जाना मंजूर है, लेकिन बिना दरवाजे के शौचालय नहीं। रसोई बन गई थी, लेकिन मक्खी, मच्छर, कुत्ते बिल्ली से भोजन की रक्षा के लिए जाली का दरवाजा भी जरूरी लगने लगा था। जब मानसिंह ने गांव लौटकर घर बनाने का फैसला लिया था तो उसकी नीयत एक पुण्य कार्य की थी। वह अपने पूर्वजों के पुराने छप्पर की जगह एक सुंदर घर बनाना चाहता था। लेकिन जब पत्थरों के दाम बढ़ते गए और उन्हें रखने की मेहनत देखी तो मन थोड़ा डगमगाया। भाई के साथ मिलकर खरीदी गई भैंस के चारे और भूसे तक का प्रबंध अब भारी लगने लगा था। बहू रानी ने यहां तक कह दिया कि जब वह भैंस की देखभाल करती है तो दूध भी उसी का अधिकार है, वह किसी के साथ बांटने को तैयार नहीं। उसने यह भी कह दिया कि वह सबके लिए खाना नहीं बनाएगी, जिसे भूख लगे वो खुद बना ले। अब जमा पूंजी तो समाप्त हो चुकी थी और आवश्यकताओं के पूरे न होने पर घर में रोज कोई न कोई बात पर तकरार होने लगी। खर्च के लिए मानसिंह की पेंशन काफी नहीं थी। उसकी पत्नी भी अब ताने देने लगी थी। वह कहती, छप्पर की जगह महल बनाकर क्या पाया, एक ही लड़का है और वो भी कटोरे भर दूध को तरसता है। भाई ने तो पूरे मकान पर अधिकार कर लिया है और तुम्हें एक कमरा दे दिया गया। कितना समझाया था, पत्थरों में पैसा मत बहाओ। बहू रानी को तो हर काम में हमारी मंशा खराब दिखती है, जैसे हम कोई घी शक्कर में लिपटे हुए सुख भोग रहे हैं। 6 महीने खूब खाया उसने, अब सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती। रोज उसकी ताने भरी बातें मुझे नहीं सहन होती। अपने भाई को समझाओ, घर में कलह बंद करवाए, नहीं तो मुझे मायके छोड़ आओ। हर वक्त किसी के ताने सुनने की मेरी मजबूरी नहीं है। तुम्हें पता है, टेंशन में मेरी शुगर बढ़ जाती है। हम जहां थे वहीं चैन से थे। शाम का समय था। वीर सिंह तालाब की ओर भैंस को पानी पिलाने ले जा रहा था। सामने से मानसिंह गांव की तरफ से आता दिखा। वीर सिंह ने बड़े भाई को रोककर बड़े ही सरल भाव से पूछा, दादा कहां से आ रहे हो, कोई दूर तक तो नहीं गए थे? तो मानसिंह ने शांत स्वर में कहा, नहीं रे, कहीं दूर नहीं गया। धनीराम बनिए की हाट से थोड़ा आटा दाल लेकर आया हूं। पेट जो है वो तो दोनों वक्त भरना ही पड़ता है, खाएंगे नहीं तो शरीर कैसे चलेगा? वीर सिंह बोला, हाँ क्या करता भैया, मैं भी तुम्हारे नाम से उसकी हाट से 10 सेर ज्वार ले आया था। बच्चे भूखे बैठे थे। थोड़ा चुप होकर फिर कहा, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी तो हर महीने सरकारी पेंशन आती है, हमारा तो कोई आसरा नहीं है और गांव में अब मजदूरी भी कहाँ मिलती है। हम भी अगर पढ़ लिख जाते तो बच्चों को भूखा न सोना पड़ता। ये सुनकर मानसिंह को थोड़ा संदेह हुआ कि शायद वीर सिंह फिर कुछ मांगने वाला है, इसलिए थोड़ा सतर्क होकर उसने धीमी आवाज में कहा, हमारी हालत भी कुछ अलग नहीं है वीर सिंह, हम भी रूखी सूखी खा के दिन निकाल रहे हैं। तुम्हारे पास तो फिर भी दुधारू भैंस है। वीर सिंह बोला, भैंस तो है भैया, लेकिन भैंस का गोबर तो खाने लायक नहीं होता ना। जब उसे चारा ही पेट भर न मिले तो दूध कहां से आएगा? भाभी को लगता है कि हम दूध घी बेचकर कोई सेठ हो गए हैं, लेकिन तुम्हारी सौगंध भैया, जो कोई एक छटाक दूध भी पीता हो, मुश्किल से शेर सवा शेर निकलता है। अब उसमें से या तो अपने खाने के लिए ज्वार लाएं या भैंस के लिए भूसा। मानसिंह ने भरे मन से कहा, एक बात कहूं वीर सिंह, क्या मेरी पेंशन से दोनों घरों का खर्चा नहीं चल रहा था? मगर तुमने बहू की बातों में आकर सब चीजों का बंटवारा कर डाला। भैंस की कीमत मैंने दी थी, मकान बनाने का सारा खर्चा भी मैंने उठाया, लेकिन तुमने सब कुछ अपने नाम कर लिया। हमने सोचा था पुराने झोपड़ों की जगह पक्का घर बनेगा, पूरा परिवार साथ रहेगा, बुढ़ापे में छोटे हमारी सेवा करेंगे तो जीवन शांति से कट जाएगा। हमने तेरे बहाने जैसे तिनके का सहारा लिया था। तू भाभी की उम्र देख, उसे शुगर है,
सांस की तकलीफ है, मगर बहू को हमारी 2 रोटियां बनाना भी भारी लगता है। तेरी भाभी पर उसने कैसे कैसे ताने कसे, तुझे क्या पता। फिर भी तेरी भाभी सब चुपचाप सहती रही, खुद अपने लिए रोटी बनाती है धुएं धाकड़ में। वीर सिंह ने भी धीरे से कहा, भैया ताली एक हाथ से नहीं बजती। भाभी ने भी जो कहना था कह दिया। तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे आने से पहले हम भूखे मर रहे थे या किसी से मांग कर खाते थे? अपनी इज्जत तो सबको प्यारी होती है। तुमने घर बनवाकर कोई उपकार नहीं किया भैया। हम तो अपने झोपड़े में भी खुश थे, बल्कि जो हमारा था वो भी नहीं छोड़ा। और रही भैंस की बात, तो जितना खर्च तुमने किया उससे ज्यादा तो तुम लोगों ने 3 साल में दूध पी लिया। अब जो उसकी सेवा कर रहा है, क्या वो उसके दूध का हकदार नहीं? चाहो तो भैंस ले जाओ और खुद देखभाल करो। ये सुनकर मान सिंह भावुक हो उठा। वह बोला, वीर सिंह, मुझे तुझसे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। औरत के कहने पर तुम अपने बाप समान बड़े भाई को भूल जाओगे। मैं तो परदेश में ज्यादा सुकून से था, कम से कम 4 पैसे तो हाथ में रहते थे। अब तुम्हारे कहने का मतलब यह है भैया? ये सुनकर वीर सिंह बोला कि हमने तुम्हें गांव में बुलाकर लूट लिया, तुमसे कुछ होता नहीं। भाभी घर में महारानी बनकर बैठी रहती है, लड़का स्कूल चला जाता है। अब तुम ही बताओ, घर का सारा काम कौन करता? एक वही बहू बची है, क्या वही सारा बोझ उठाए अकेली? चंदन स्कूल जाता है तो? मान सिंह ने बड़े ही शांत भाव से कहा। तो इसमें गलत क्या है वीर सिंह? मैंने तो रमेश को भी स्कूल भेजने के लिए तुझसे कहा था, बल्कि मैं तो यह चाहता था कि बेटी फूलवती भी 5 क्लास पढ़ ले, ताकि चिट्ठी पत्री पढ़ सके। तीनों की फीस के लिए भी मैंने कहा था। अगर 2 रोटी कम खा लेते तो क्या होता? हमारे बच्चे मजदूरी करने से बच जाते, तो जैसे दिन देखने ना पड़ते। वीर सिंह बोला, मैं अनपढ़ सही, लाचार सही भैया, लेकिन किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाता। मेहनत करके पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा हूं, किसी पर बोझ तो नहीं बन रहा हूं। मान सिंह ने दुख भरे स्वर में कहा, तो क्या हम तुझ पर बोझ बन गए भैया? अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, आज ही मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। तू अपने बाल बच्चों के साथ खुश रह। मैं तो यह सोचकर आया था कि अपनी जन्मभूमि पर अंतिम सांस लूंगा, अपने पुरखों की जमीन को फिर से जीवित करूंगा। झोपड़े की जगह एक छोटा सा घर बनाऊंगा, जहां पूरा परिवार मिलकर रहेगा। सोचा था कि मेरे भाई बंधु मेरी अर्थी को कंधा देंगे और अपने हाथों से अंतिम संस्कार करेंगे, तो मुझे सच्ची मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भैया, शायद मेरी किस्मत में यह सब नहीं लिखा था। मैं कितना भी कोशिश करूं, कुछ बदल नहीं सकता। इतना कहकर मान सिंह की आंखें भर आईं, आंसू छलक पड़े। उसने सिर झुका लिया और चुपचाप लौटने लगा। जब वह घर पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी चुपचाप बैठी थी। चेहरा उतारा हुआ था, आंखें लाल और सूजी हुई थीं। वह समझ गया कि देवरानी ने फिर कुछ तीखा कह दिया होगा। चूल्हे के पास सामान रखकर मान सिंह ने धीरे से पूछा, क्या बहू ने फिर कुछ कहा है? पत्नी बोली, चंदन के बापू, तुमने गांव में आकर अच्छा नहीं किया। इस बुढ़ापे में ना तुम चैन से रह पाए, ना ही हमें किसी लायक छोड़ा। जब तक खाने को देते रहे तब तक सब दादा दादा कहते थे, पर जब से तुमने खर्च थोड़ा किया है, कोई हाल भी नहीं पूछता। अपने ही घर के लोग अब दुत्कारने लगे हैं। जब हमारी बीमारी में तुम्हारी पेंशन से बस हमारा पेट भर रहा है, तो किसी की क्या मदद करोगे? मान सिंह ने भारी मन से कहा, तू ठीक कहती है भाग्यवान। अब क्या करे, जब चिड़िया खेत चुग गई, अब तो जो होना था वो हो गया। छोटा भाई भी अब आंखें दिखा रहा है। उसे पता है हमसे अब कुछ नहीं होगा, इसलिए कहता है सब कुछ तुम ही संभालो। पत्नी नरम आवाज में बोली, जो भैंस तुमने खरीदी थी उसे बेच दो। जो मिलेगा वही प्रभु का प्रसाद मानो। इससे सिर से बोझ भी उतर जाएगा और 4 पैसे भी हाथ में आ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ इसमें अब देर मत करो, जितना जल्दी हो सके सबसे पहले यही काम पूरा कर लो। मान सिंह ने निर्मला से कहा, बात तो तेरी सही है, लेकिन वीर सिंह और बहू मानेंगे और आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? तो निर्मला बड़े सहज भाव से बोली, देखो जी, कोई कुछ भी कहे या ना कहे, किसी को क्या लेना देना है। लोग तो वैसे भी कुछ ना कुछ कहेंगे। और फिर भैंस में पैसा तुमने लगाया है, मालिक भी तुम ही हो। अगर वे कह रहे हैं कि तुम संभालो, तो चाहे तुम खुद रखो या किसी और को दो, ये तुम्हारी मर्जी है। उन्हें क्या? रात भर मान सिंह बेचैन रहा। मन में यही चलता रहा कि भैंस में लगे पैसे लौट आए तो अच्छा हो, लेकिन साथ ही छोटे भाई से दूरी बढ़ाना भी उसे अंदर से मथता रहा। फिर भी छोटे भाई के व्यवहार और बहू की बेरुखी ने उसके दिल को भी कठोर बना दिया था। सुबह होते ही मान सिंह ने जान पहचान के कुछ लोगों से भैंस बेचने की बात शुरू की। भाग्य से पड़ोस के गांव में एक किसान को भैंस की जरूरत थी। वह उसे लेकर आ गया और जैसा प्रभु की इच्छा होती है, उस समय घर में सिर्फ मान सिंह की पत्नी थी। किसान ने भैंस की उम्र और हालत देखी, उसे भैंस पसंद आ गई। सौदा 800 रुपए में तय हुआ। भैंस उसे सौंप दी गई
और रुपये लेकर मानसिंह उसके साथ गांव तक चला गया। जब वह दोपहर बाद लौटा तो बहू गुस्से में आग बबूला थी। भैंस की पूछताछ में उसने पहली बार अपने जेठ से तीखे शब्द बोले। मानसिंह ने शांति से बताया, कल वीर सिंह ने कहा था कि अब भैंस तू संभाल, लेकिन भैंस संभालना मेरे बस की बात नहीं थी, इसलिए मैंने बेच दी। बहू भड़क गई, बोली, तुम दोनों भाइयों ने चुपचाप मिलकर भैंस बेच दी। मैं सालों से उसके पीछे भागती रही, मेरा कोई हिस्सा नहीं समझा तुम लोगों ने। मानसिंह धीरे से बोला, तुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? वीर सिंह ने कहा था, अब तू संभाल, और सबको मालूम है कि भैंस के पैसे मैंने खर्च किए थे तो मैंने ही बेच भी दी। बहू फिर बोली, कल को कहोगे कि मकान में भी पैसा तुमने लगाया और हमें यहां से निकाल दोगे, क्या हम चले जाएंगे? इतने दिन से चुप थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। मत समझना कि मैं डरती हूँ, मैं कोई कमजोर औरत नहीं हूँ। बुजुर्गों की एक एक चीज में मेरा भी हिस्सा है, मैं इतनी आसानी से कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनते ही मानसिंह ने गहरी सांस ली और कहा, चुप हो जा बहू, भले घर की बेटी है, बाप समान जेठ से इस तरह बोलते तुझे लाज नहीं आती? तो बहू कहने लगी, जब बाप को बेटी का लिहाज नहीं तो बेटी क्यों शर्म करे? जरूर तूने ही पट्टी पढ़ाई होगी अपनी बीवी को। और फिर अपनी जेठानी से कहने लगी, जिस दिन से तू आई है तूने सबका जीना हराम कर दिया है। उसकी आवाज इतनी तेज और कटु थी कि अड़ोस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। जिसने भी सुना कि वीर सिंह की बहू अपने जेठ से इस तरह भिड़ गई है, वह उधर की ओर दौड़ता चला आया। पूरा माहौल ऐसा हो गया था जैसे कोई घर की मर्यादा तार तार हो रही हो। एक तरफ बूढ़े का हृदय रो रहा था और दूसरी ओर अहंकार और कटुता का तूफान चला आया था। पर जो होता है वह भी प्रभु की लीला है। कभी कभी परिवार के बीच उठे ऐसे तूफान आत्मा की परीक्षा बन जाते हैं, सहने, समझने और क्षमा करने की परीक्षा। मानसिंह का वहां और खड़ा रहना बहुत कठिन हो गया था। वह चाहता तो था कि उस कलह भरे माहौल से दूर चला जाए, लेकिन बीमार पत्नी को अकेली छोड़कर भाग भी नहीं सकता था। यह भी उसकी कोई अग्नि परीक्षा ही थी, एक ओर आत्मसम्मान और दूसरी ओर कर्तव्य। जब झगड़े की आवाजें आसपास तक पहुंची तो पास की बूढ़ी अम्मा रामबाई काकी, जो लाठी टेक कर चलती थी, भी वहां आ गई। उन्होंने कुछ देर सारा हाल जाना और फिर चुपचाप कोने में बैठी रो रही बड़ी बहू निर्मला को अपने घर ले गई। निर्मला के पीछे पीछे मानसिंह भी चल पड़ा, जैसे शांति की आस में कोई तीर्थ की ओर बढ़े। सांझ के समय जब वीर सिंह घर लौटा तो अपनी पत्नी का क्रोधमय रूप देखकर सहम गया। उसने स्वीकार किया कि हाँ, उसने ही बड़े भैया से कहा था कि अब भैंस वे ही संभालें, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह उसे बेच देंगे। उसकी पत्नी ने जिस भैंस को अपने हाथों से पाला, उस भैंस को बिना कहे बेच देना उसे बहुत पीड़ा दे गया। अब उसका मन भी दुखी हो गया। गुस्से में भरकर वह रामबाई काकी के घर पहुंचा और बाहर से आवाज लगाने लगा, भैया बाहर आइए। जब मानसिंह बाहर आए तो घर के और लोग भी साथ में आ गए। वीर सिंह ने ऊंचे स्वर में पूछा, भैया आपने बिना बताए भैंस कैसे बेच दी? मानसिंह शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, तुम्हें यह पूछने का हक नहीं है वीर सिंह। तुमने ही कहा था कि अब भैंस तुम संभालो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी उम्र अब भैंस संभालने की नहीं रही? जैसे खरीदी थी वैसे ही बेच दी। इसमें क्या अपराध कर दिया मैंने? वीर सिंह की आंखें भर आईं, गले में दर्द था, आवाज ऊंची होती गई। 3 महीने की कटिया थी भैया, दिन रात बच्चे की तरह पाला था मैंने उसे। गोद सूनी हो गई है मेरी, लेकिन तुम तो बेरहम हो। तुम्हें किसी के दुख दर्द की क्या समझ? इस पर मानसिंह भी गहरे भाव से बोले, वीर सिंह, यह तो तू अन्याय कर रहा है, मुझे लालची और बेरहम कह रहा है। उस भाई को जिसने अपनी सारी कमाई तुम्हारे लिए मकान में लगा दी, जब तक पेंशन चलती रही पूरे परिवार का बोझ उठाया, भैंस भी पूरे घर के लिए ली थी। और अब जब तुमने ही कहा कि इसे अब मैं संभालूं तो क्या करता? क्या इतना भी नहीं समझा कि मेरी उम्र और स्थिति अब वैसी नहीं रही? रामबाई काकी ने बीच में आकर धीरे से वीर सिंह से कहा, बेटा तेरे भैया ने कोई गलत बात नहीं की, उसने वही किया जो उसके सामर्थ्य और परिस्थिति में ठीक था। परंतु वीर सिंह का गुस्सा अब अपने पर नहीं था। वह बोल पड़ा, काकी आप बीच में क्यों पड़ती हो? यह हमारे घर का मामला है, हम खुद सुलझा लेंगे। हमारे घर में क्या हो रहा है ये किसी को जानने की जरूरत नहीं। तब काकी के चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, पर उनके शब्दों में अनुभव की सच्चाई थी। वह बोली, बेटा जब गांव के बड़े बुजुर्ग, पड़ोसी और शुभचिंतक तुम्हारी भलाई के लिए नेक सलाह देते हैं, तो अगर कोई भूल हो रही है तो उसे टोकना और समझाना भी उनका फर्ज है, और अगर तुमसे गलती हो रही है तो उसे डांटना भी उनका अधिकार है। यही समाज की मर्यादा है, यही परिवार का धर्म है। एक दूसरे बुजुर्ग ने भी समझाने की बात कही तो वीर सिंह कहने लगा,
मैंने कौन सी गलत बात कह दी? और फिर बोला, गांव बगड़ की तो बात ही कुछ और है, सच्चाई का पता न चले ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर वीर सिंह बोला, तो काकी तुम हमारे घर में ताक झांक करती हो? रामबाई काकी बोली, ताक झांक करने की जरूरत ही कहाँ है बेटा, तुम्हारी घरवाली दिन भर चिल्ला चिल्ला कर इन दोनों को कोसती रहती है। हम तो पड़ोस में हैं, सब कुछ सुनते हैं। साल भर से जैसा बर्ताव तुमने किया है पूरा गांव जानता है। आज जब इनके पास किसी को देने की हिम्मत नहीं रही तो तुम इन्हें बेईमान और लालची कहने लगे हो। बेटा, जिंदगी की धूप छांव तो बदलती रहती है, बस तुम्हें तो अपना बर्ताव ही नजर आया, जो इन्होंने सहा वह किसी को दिखा ही नहीं। वीर सिंह फिर कहने लगा, बेचारी ने कितनी मेहनत से कटिया को पाला था, तुमने नहीं देखा काकी, मगर इन लोगों ने लालच में आकर उसे भी बेच दिया। क्या इन्होंने भी दूध नहीं पिया था उसका? तब काकी बोली, वीर सिंह, जितने दिन राशन पानी तुम्हारे पास था तुम चंदन को 1 गिलास दूध देते थे, लेकिन जब से पूरे घर का राशन लाना मुश्किल हो गया तुमने चंदन को दूध देना भी बंद कर दिया। अब मानसिंह भी बोल पड़ा, और मेरे बच्चे भूखे बैठे रहे, तुमने कभी पूछा भी नहीं कि किसी ने कुछ खाया कि नहीं। वीर सिंह बोला, बच्चे भूखे हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को तुम संभालो, हम अपने बच्चों को देख लेंगे। और फिर वीर सिंह बोला, तुम्हें अपनी तो पड़ी रहती है भैया, कभी ये सोचा कि मेरे बच्चे भूखे हैं? जब खाना खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी तब तुमने क्या किया? इस पर मानसिंह शांत होकर कहने लगा, देखो वीर सिंह, तुम अभी जवान हो, तंदुरुस्त हो, काम कर सकते हो। तुमने भी जीवन में एक समय हमारा ही सहारा देखा था, लेकिन अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमें रोटी से ज्यादा दवाइयों की जरूरत है। सरकार पेंशन देती है पर वो सिर्फ पेट भरने लायक है, दवा भी उसी से लेनी पड़ती है, और अब तुम उम्मीद करते हो कि हम तुम्हारी मदद करें? तो वीर सिंह बोला, हाँ, हम जवान हैं, तंदुरुस्त हैं, और जब बच्चे पैदा किए हैं तो उन्हें खिलाना भी हमें ही है। हम तुमसे मांगने नहीं आएंगे भैया, लेकिन हमारी मेहनत से पाली भैंस हमें वापस चाहिए। तब मानसिंह बोला, कुछ भी कर लो वीर सिंह, अब भैंस वापस नहीं आ सकती। वीर सिंह गुस्से से बोला, वापस क्यों नहीं आएगी? वो जरूर आएगी और तुम खुद लाकर दोगे। यह कहकर वह गुस्से में मानसिंह की ओर झपटा। जरा सा धक्का लगा और मानसिंह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। वीर सिंह उसकी छाती पर बैठ गया और चिल्लाने लगा, मैं इस लालची आदमी को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। वह अपने बड़े भाई का गला दबाने लगा। पल भर में ही मानसिंह की सांसें भर्राने लगीं, आंखें पथरा गईं और शरीर ठंडा पड़ने लगा। लेकिन वीर सिंह के सिर पर तो जैसे कोई शैतानी ताकत सवार थी, वह पूरी ताकत से गला दबाता रहा। चंदन और उसकी मां निर्मला ने पीछे से वीर सिंह को खींचना चाहा, लेकिन वीर सिंह जवान था, खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाया तो मां बेटा भी उसके ऊपर गिर पड़े। तमाशा देख रहे लोग दौड़े और किसी तरह उन्हें अलग किया। बेहोश मानसिंह को चारपाई पर लिटाया गया, लेकिन बीमारी और उम्र से कमजोर शरीर एक ही झटके में निढाल हो चुका था। पास खड़े एक बुजुर्ग ने उसके तलवों को रगड़ना शुरू किया। कुछ गर्माहट महसूस हुई तो पानी मंगवाकर उसके चेहरे पर छींटे डाले। कंठ गीला हुआ तो धीरे धीरे शरीर में हरकत आई। मानसिंह को चारपाई पर ही घर लाया गया। गांव के हकीम को बुलाकर जांच करवाई गई। हकीम ने दवा की 2 पुड़ियां दी और गर्म दूध में मिलाकर खिलाने को कहा। रामबाई काकी ने अपने घर से तुरंत गर्म दूध मंगवाया और दवा खिलाई। कुछ देर वे बड़ी बहू निर्मला से बातें करती रहीं। रात हो चुकी थी। समझा बुझाकर वे अपने घर लौट गईं और धीरे धीरे बाकी लोग भी अपने अपने घर चले गए। मानसिंह अपने छोटे भाई के साथ मिलकर अपनी बूढ़ी जिंदगी को पार करने का भरोसा लेकर गांव लौटा था। उसी परिवार ने उसका विश्वास तोड़ दिया। आज उसे यह लगने लगा था कि वह अपनी जन्मभूमि में भी पराया हो गया है। उसे अफसोस हो रहा था कि पत्नी और मित्रों की बात न मानकर उसने बहुत बड़ी भूल की। यहाँ आकर वह बहुत लाचार हो गया था। उसकी भूख प्यास मर चुकी थी। मन कर रहा था कि वह कहीं बहुत दूर चला जाए और ऐसे भाई का चेहरा कभी ना देखे। पत्नी ने खाने के लिए पूछा तो उसने कहा, मुझे भूख नहीं है, इसलिए खाने से मना कर दिया। उसकी पत्नी को भी चूल्हा जलाने की इच्छा नहीं हुई। निर्मला सोचने लगी, जब यही नहीं खा रहे तो मैं क्या करूं? माँ बेटा सुबह की बची दाल रोटी खाकर ही सो गए। रात भर पत्नी और बेटा तनाव में थे। रात बहुत भारी लग रही थी। ना जाने क्या क्या विचार मानसिंह को लेकर उनके मन में आ रहे थे, लेकिन यह सब भी प्रभु की कोई लीला लग रही थी, जिसने हर प्राणी की परीक्षा लेनी होती है। वे इतने डरे हुए थे कि जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहते थे, मगर मानसिंह की हालत देखकर सब चुप थे। 1 सप्ताह बाद मानसिंह शहर गया, अपनी पेंशन लेकर लौटा
और गांव के सब लेनदारों का हिसाब चुकता किया। फिर वह अपने परिवार के साथ घर छोड़ने का निश्चय कर चुका था और अपना सामान समेटने लगा। रामबाई काकी और कुछ अन्य लोगों ने बहुत विनती की कि वह घर न छोड़े, लेकिन अब मानसिंह का मन एकदम स्थिर हो गया था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि यह घर और यह गांव उसके भाग्य में नहीं है। वह तो जीवन भर अपनी जन्मभूमि से दूर ही रहा। अब बुजुर्गों का जो आरण था वह चुका दिया, बस अब उसका काम समाप्त हुआ। वह विनम्रता से बोला, मेरी भूल चूक माफ कर देना, और बुजुर्गों के सामने हाथ जोड़ दिए। दिन भर के सफर के बाद जब वह गाड़ी से उतरा तो उसी डाकघर के पास पहुंचा जहां उसने अपने जीवन के 35 वर्ष बिताए थे। परिवार को बाहर बैठाया और फिर अपने पुराने साथी, जो अब भी वहां काम करता था, के पास गया। उसे 2 दिन अपने घर में आसरा देने की प्रार्थना की। वह नेक दिल मित्र था। उसने अपने हेड से 1 घंटे की छुट्टी ली और मानसिंह के परिवार को साथ लेकर अपने सरकारी क्वार्टर ले आया। सरकारी घर में एक कमरा और लकड़ी की फट्टियों से घिरा एक ब्राह्मंडा था। सिर छुपाने को एक रात का ठिकाना मिल गया। अब मानसिंह मन में सोचने लगा कि सुबह से ही काम की तलाश शुरू कर दूंगा और अपनी पेंशन भी इसी डाकघर से लेने की अर्जी दे दूंगा। जब उसका मित्र जो काम से लौटा तो मानसिंह ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा कि कल से वह कोई काम ढूंढेगा ताकि एक कमरे का अपना इंतजाम कर ले। मित्र बोला, मानसिंह भाई, आप मेरे बुजुर्ग हैं, इस उम्र में आप कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे? मेरा घर जैसा भी है, हम दोनों मिलकर रह लेंगे। उसका मित्र मुस्लिम था, नाम था शराफत अली। वह बोला, अल्लाह ताला ने मुझे यह मौका दिया कि मैं तुम जैसे नेक इंसान की खिदमत कर सकूं। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सरकार खाने लायक तो दे ही रही है। मानसिंह भावुक हो गया, बोला, शराफत भाई, इस मुसीबत की घड़ी में आपने हमें आसरा दिया, ये बहुत बड़ी बात है, वरना हम कहाँ जाते। लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगा। कल सुबह ही मैं कोई काम ढूंढ लूंगा और शाम तक झोपड़ी का इंतजाम कर लूंगा। सरकार जो पेंशन देती है उससे खाना मिल जाएगा, और अगर कोई काम मिल गया तो दवा का खर्चा भी निकल आएगा। शराफत अली बोला, अगले साल मैं भी रिटायर हो रहा हूँ। मेरी एक ही तमन्ना थी, हज पर जाना, मगर अब मुझे लगता है मदीना शरीफ खुद मेरे घर आ गया है। मानसिंह विनम्रता से बोला, भाई, यह तो तुम्हारा बड़प्पन है, वरना आज के समय में सगा भाई भी साथ नहीं देता। इसका अनुभव मुझे हो गया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गृहस्थी में कोई खलल पड़े या एक नेक आदमी की भलाई को इम्तिहान से गुजरना पड़े। लेकिन शराफत अली बोला, भाई, इस उम्र में तुम क्या काम करोगे? बीमारी ने तुम्हें पहले ही घेर रखा है। मानसिंह ने शांत स्वर में कहा, मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाएं मुझे आती हैं। मैं डाकघर के बाहर बैठकर जरूरतमंदों के मनी ऑर्डर फॉर्म भर सकता हूँ, चिट्ठी और तार लिख सकता हूँ। मैंने देखा है कि बहुत से लोग डाकघर के बाहर खड़े रहते हैं, किसी से चिट्ठी लिखवाते हैं, कोई मनी ऑर्डर भरवाता है। ये काम मैं आराम से कर सकता हूँ। इससे लोगों को मदद मिलेगी और मुझे भी 4 पैसे मिल जाएंगे। डाकघर के बाहर बैठने में तुम मेरी मदद कर देना भाई। बाकी ईश्वर की इच्छा रही तो उसने चाहा तो कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। तो शराफत अली बोला, ठीक है, मगर जब तक तुम्हारा काम नहीं जम जाता तुम मेरे साथ ही रहोगे। सुबह शराफत अली के साथ खाना खाकर मानसिंह डाकघर पहुंच गया। वह पोस्ट मास्टर और दूसरे कर्मचारियों से मिला। उन्हें बताया, 3 साल पहले मैं इसी डाकघर से रिटायर हुआ था, लेकिन बुजुर्गों का सपना पूरा करने के लिए गांव चला गया था। अपना काम पूरा करके फिर अपने परिवार के साथ लौट आया हूं। अब मैं यहीं रहूंगा। आप लोग मुझे अपने स्टाफ का हिस्सा और सुख दुख का साथी समझिए। अब यही मेरा घर है और आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। कुछ दिन मानसिंह डाकघर के सामने नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह सुबह जाकर नीम के नीचे बैठ जाता और डाकघर से आते जाते लोगों को देखता रहता। पर इन दिनों किसी ने भी उससे चिट्ठी लिखवाने या मनी ऑर्डर फॉर्म भरवाने की जरूरत महसूस नहीं की। उसे शंका होने लगी, ऐसे कैसे हो गया कि लोग 2-3 साल में ही इतने पढ़ लिख गए कि उन्हें अब किसी की मदद की जरूरत ही नहीं। दोपहर ढलने लगी, तभी मानसिंह को उसका पुराना साथी गोपाल किशन सामने से डाकघर में से आता दिखाई दिया। उसे पहचान कर उसने पुकारा तो वह रुक गया और 10 कदम चलकर नीम के नीचे आ गया। वह बोला, मानसिंह तुम? तो वह बोला, हाँ गोपाल किशन, मैं मानसिंह। खड़े होकर उत्तर दिया, लेकिन भैया तुम तो अपने गांव चले गए थे, फिर यहाँ कैसे? मानसिंह बोला, भूल थी मेरी और क्या कहूँ। तुमने तो बहुत मना किया था मित्र कि गांव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। सरकार से मिली रकम ईंट पत्थरों में लगाकर मुझे पछताना पड़ेगा, और हुआ भी वही। सब लुटाकर आज मुझे फिर यहीं आना पड़ा। लेकिन तुम यहाँ कैसे? तो वह कहने लगा, मैं महीने का राशन लेने आया था और राशन ले भी लिया, लेकिन पैसे पूरे नहीं निकले।
रिक्शा भाड़े के लिए थोड़े पैसे कम पड़ गए, इसलिए डाकघर में पैसे निकालने आया हूँ। अगर खाते में से पैसे निकाल सका तो ठीक, नहीं तो अपना शराफत अली है ना, 10 रुपये उससे उधार ले लूंगा। सुबह पैसे निकालने तो आना ही है, उसे 10 रुपये दे दूंगा। मैं रिक्शा वाले को 15 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन वह 20 रुपये मांग रहा है। मैंने कहा, मेरे पास एक मन गेहूं और 2 थैलों में थोड़ा थोड़ा सामान है, मैं पैदल चल पड़ूंगा और दोनों थैले भी उठा लूंगा। लेकिन वह कहता है, तुम रिक्शा में बैठो या ना बैठो, मुझे तो इतनी ही दूर जाना पड़ेगा। गोपाल भाई, मान सिंह कहने लगा, रिक्शा वाला 20 रुपये लेगा, तुम मुझे 15 रुपये दे देना। तुम्हारा सामान मैं तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। रास्ते में तुम्हारी भाभी की दवाई भी ले लूंगा। उसकी दवाई 2 दिन से खत्म हो गई है और समय पर दवाई ना लेने के कारण उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। तो वह बोला, क्या बातें कर रहे हो भैया, क्या बोली तुमने मान सिंह, मैं तुमसे अपना सामान उठवाऊंगा? अरे तुम मेरे बड़े भाई के समान हो, तुम मुझे यह बताओ कि तुमने यह मकान यहाँ कहाँ लिया है? तो मान सिंह बोला, अरे काहे का मकान गोपाल भाई, शराफत अली से 2 रात के लिए आसरा मांगा था। सोचा था 2 दिन में कहीं झोपड़ी का इंतजाम करके कोई काम धंधा देख लूंगा, लेकिन 5 दिन हो गए, अभी तक उस भले आदमी पर ही बोझ बना हुआ हूँ। वह हमें कहीं जाने ही नहीं देता ताकि उसका पीछा छूटे। वह भावुक हो गया मान सिंह। तो वह कहने लगा, तो क्या तुम शराफत अली के इंतजार में यहाँ बैठे हो? वह बोला, नहीं, मैंने सोचा था डाकघर के सामने बैठकर लोगों की चिट्ठी पत्री लिखूंगा और उनके मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा तो मुझे भी 2 पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इन 4-5 दिनों में तो एक भी ऐसा आदमी नहीं आया जिसे मेरी मदद की जरूरत पड़ी हो। तो वह बोला, कोई बात नहीं भाई। जो किशन कहने लगा, तुम घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो। हमने जिंदगी के 20 साल इसी डाकघर में गुजारे हैं। ईश्वर की इच्छा है कि हम जिंदगी भर साथ रहें, तो उसका धन्यवाद है। शराफत अली हो या गोपाल किशन, हम सब तुम्हारे छोटे भाई जैसे हैं। आओ भाई। और वह जो मान सिंह को लेकर डाकघर में गया और शराफत अली से रुपए लेकर उसके साथ अपने घर आ गया। 200 गज के प्लॉट में 4 कमरों का बढ़िया मकान बना था। गोपाल किशन ने अपनी पत्नी को बड़े आदर से मान सिंह का परिचय दिया और उनसे कहा कि उनके लिए चाय नाश्ता तैयार करें। चाय पीते समय मान सिंह ने अपने गांव की पूरी दुख भरी कथा गोपाल को सुनाई। गोपाल को सब सुनकर बहुत दुख हुआ, उसका दिल भर आया, पर बाहर से शांत रहकर उसने मन ही मन एक निर्णय लिया। चाय के बाद वह मान सिंह से बाहर के कमरे में थोड़ी देर आराम करने को कहकर खुद सीधा शराफत अली के घर चला गया। वहां पहुंचकर उसने शराफत अली को बताया, अब मान सिंह भाई ने मेरे मकान में एक कमरा किराए पर ले लिया है, आज से वे लोग वहीं रहेंगे। मैं भाभी और बच्चे को लेने आया हूँ। शराफत अली ने पर्दा रखते हुए भाभी और चंदन को सम्मान पूर्वक विदा किया, उन्हें रिक्शे में बिठाया और मिलते रहने का वादा किया। सामान के नाम पर उनके पास केवल एक लोहे का संदूक और एक पोटली थी जिसमें कुछ पुराने कपड़े थे। मुसीबत की घड़ी में एक खुददार इंसान के लिए वही थोड़ी सी पूंजी उसका पूरा संसार थी। सुबह नाश्ते के बाद गोपाल किशन मान सिंह और उसकी पत्नी को लेकर सरकारी अस्पताल गया। वहां दोनों की जांच करवाई गई। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां अस्पताल से दी और कुछ दवाएं बाजार से लाने को कहा। गोपाल ने प्रेम और श्रद्धा से वह दवाएं दिलवाईं। मान सिंह उसका एहसान मानकर भीतर से झुकता जा रहा था, लेकिन गोपाल तो सेवा करके खुद ही प्रभु का आभार मान रहा था। गोपाल की कोई संतान नहीं थी। वर्षों पहले आई भयंकर बाढ़ में गांव के कई लोग बह गए थे। उसी दौरान एक असहाय बच्ची को गोपाल अपने साथ ले आया और अपनी बेटी की तरह उसका पालन कर रहा था। अब चंदन भी घर में आ गया था, तो गोपाल को ऐसा लगने लगा जैसे उसका घर सचमुच पूरा हो गया हो। उसने चंदन का पास के सरकारी प्रिय स्कूल दर्शकों, में हम अपनी आशा बेटी करते हैं गुड्डी के साथ आपको यह एडमिशन कहानी करवा बेहद दिया। पसंद आई होगी दोनों बच्चों की और आप उम्र इस में कहानी से 3-4 बहुत ही साल का प्रेरणा अंतर लेंगे। था। तो गुड्डी मिलते हैं चौथी आपसे में और चंदन अगली सातवीं वीडियो में। पढ़ते तब थे। तक के लिए अपना दोनों ख्याल बहुत ही रखिए शिष्ट, और खुश मेहनती रहिए। और होनहार धन्यवाद। थे। मान सिंह को अपने बदले भाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिस छोटे भाई वीर सिंह के भरोसे वह अपनी जन्मभूमि, अपना गांव, अपना सब कुछ छोड़ आया था, उसने उसे घर से निकाल दिया और यहाँ एक मित्र गोपाल ने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। वह उनके भोजन, दवाई और देखभाल का ध्यान रखता, समय समय पर अस्पताल ले जाता, कभी भी सेवा में पीछे नहीं हटता। एक दिन मान सिंह भावुक होकर बोला, गोपाल भाई, इस जन्म में मैं तुम्हारा आण कैसे उतारूंगा? जिस माँ के जने भाई ने मेरे पैर नहीं छुए, उस पर भरोसा करके मैंने अपने मित्रों की सलाह भी ठुकरा दी और गांव चला गया। लेकिन तुम एक अजनबी होकर भी लक्ष्मण की तरह मेरी सेवा कर रहे हो। मैं उस लीलाधर की लीला समझ नहीं पा रहा हूँ। तुमने मुझे उस समय थाम लिया जब मेरी जीवन नया डूब रही थी।
अगर तुम न मिलते तो हमारी क्या दुर्गति होती, ईश्वर ही जानता है। और हमारे पीछे इस मासूम चंदन का कोई ठिकाना भी नहीं था। तो गोपाल बोला, भाई साहब, जब आपको ईश्वर पर इतना भरोसा है तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। ईश्वर जो करता है वह हमेशा अच्छे के लिए करता है। रिश्ते नाते, अपना पराया, सब मोह माया है। कौन किसके लिए क्या करता है, ये सब अहंकार है। रुपया, पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद, ये सब लोभ है। और छल, कपट, झूठ, फरेब, ये सब मनुष्य का क्रोध है। ईश्वर ने सबको समान बनाया है और संसार में प्यार से रहने के लिए भेजा है। हो सकता है मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया हो जो आज मुझे आप जैसे सज्जन की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं तो ईश्वर का आभारी हूं कि उसने मुझ पर यह कृपा की। बस वह अपनी दया और करुणा हम पर बनाए रखे। धन्य हो गोपाल भाई। मानसिंह ने भावुक होकर कहा, तुम्हारे विचार जानकर मैं भीतर से जैसे हर बंधन से मुक्त हो गया हूं। सचमुच जो समय पर काम आए वही अपना होता है। तुम जैसे नेक इंसानों की वजह से ही यह संसार अब तक टिका हुआ है। अब तक मैं यही समझता था कि मेरे छोटे भाई ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया और बुढ़ापे में घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब समझ आता है वह भी मोह माया में फंसा हुआ था। मैं अपने पराये का भेद नहीं समझ सका, पर तुमसे मिलकर जाना कि सच्चा अपना कौन होता है। इस बच्ची को अपनाकर तुमने जो पुण्य का काम किया है वह किसी तप से कम नहीं है गोपाल भाई। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। समय बहुत बलवान है, वही सृष्टि का नियम चलाता है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, समुंदर, आकाश, सब कुछ उसकी ही गति से चलता है। मनुष्य की इच्छाएं तो कभी समाप्त ही नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। जन्म से मृत्यु तक वह इन्हीं में उलझा रहता है, पर संतोष नहीं आता। अब मानसिंह को रहने खाने का आसरा मिल चुका था, पर दवा के खर्च के लिए उसे कुछ कमाने की इच्छा हुई। इसलिए वह रोज डाकघर के सामने बैठने लगा। परंतु 2-3 दिन बीत गए, कोई नहीं आया। उसे लगा शायद लोग अब पढ़ लिख गए हैं। लेकिन जब उसने खुद जाकर डाकघर के काउंटर पर देखा तो पाया कि लोगों में वही पुरानी परेशानी और लाचारी है। उसी दिन उसने एक निराश व्यक्ति को देखा जो किसी से चिट्ठी लिखवाने के लिए कह रहा था। मानसिंह आगे बढ़ा और उसकी चिट्ठी लिख दी। उसने धन्यवाद कहा और चला गया। लेकिन चलते चलते मानसिंह ने उससे कहा, अगर किसी और को कुछ लिखवाना हो तो उन्हें भी मेरे पास ले आओ। कुछ देर बाद वह सच में एक और व्यक्ति को ले आया। फिर तो धीरे धीरे लोग खुद ही आने लगे। कोई मनी ऑर्डर 4 आने, पोस्ट कार्ड 8 आने, अंतरदेशीय पत्र 1 रुपया। शाम तक 4-5 रुपए की मजदूरी होने लगी। उसकी पेंशन भी ट्रांसफर हो गई और धीरे धीरे जीवन सहज हो गया। बच्चे अब बड़े हो गए थे। चंदन कॉलेज में पहुंच चुका था और गुड्डी 10वीं में पढ़ रही थी। मगर अब मानसिंह और गोपाल दोनों की उम्र ढल रही थी। डाकघर तक जाना मुश्किल हो रहा था। जितना कमाते उतना रिक्शा भाड़े में चला जाता। इसलिए गोपाल ने एक साइकिल का सहारा लिया। वह सुबह मानसिंह को छोड़ने और शाम को लाने लगा। लेकिन मानसिंह का मन उसे धिक्कारने लगा। उसे लगा कि वह अपने लाभ के लिए एक भले आदमी को कष्ट दे रहा है। उसने सोचा, अब जब वह खुद काम करने लायक नहीं रहा तो उसे आराम करना चाहिए। जो पेंशन मिल रही है उसी में गुजारा करे। यही सोचकर वह एक दिन दृढ़ निश्चय करके पैदल ही घर की ओर चल पड़ा, ताकि गोपाल के घर से निकलने से पहले वह घर पहुंच जाए। जब वह अकेला घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, गोपाल भाई साहब कहाँ रह गए? तो मानसिंह ने उल्टा पूछा, क्या गोपाल घर नहीं है? पत्नी बोली, वो तो रोज की तरह तुम्हें लेने गए होंगे, क्या वो तुम्हें मिले नहीं? तो मानसिंह बोला, मैं डाकघर से कुछ पहले ही निकल आया था। छोटे रास्ते से आया ताकि वो चलने से पहले मैं घर पहुंच जाऊं। चंदन की माँ, मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है। हम क्यों एक भले इंसान पर बोझ बने? खाने रहने के अलावा मेरे 2-4 पैसे के लालच में वह साइकिल से मुझे लाता ले जाता है। वह भी मेरी ही उम्र का है। पत्नी बोली, सच कहते हो चंदन के बापू। गोपाल भाई साहब की हालत भी अब ठीक नहीं रहती। बाहर से आते हैं तो देर तक हाँफते हैं। भाभी जी को भी दम की तकलीफ है, फिर भी इतने बड़े घर की सफाई करती रहती है, खांसती रहती है। कभी कभी तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। शुक्र है यहाँ अंगीठी और स्टोव हैं, वरना गांव की तरह गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाना पड़ता। गुड्डी तो खाना बनाने में कमाल की फुर्ती दिखाती है। जब मैं मदद करने उठती हूँ तो कहती है, माता जी आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। बहुत प्यारी बच्ची है। पास आकर धीरे से पूछती है, बापूजी आपके लिए पानी लाऊं? मानसिंह ने भी उसकी तारीफ की। गोपाल किशन बहुत ही भला और परोपकारी इंसान है। अपनी संतान न होने का उसे कोई गम नहीं। वह हर किसी में अपनापन खोज लेता है। एक अनाथ बच्ची को बेटी बनाकर पाल रहा है। भगवान उसका भला करे। सच में ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं।
शराफत भाई ने भी हमें आसरा देकर जो बचाया, नहीं तो परदेश में हमारा कौन था। यह आप जैसे मिलनसार लोगों की ही मेहरबानी है, निर्मला बोली। हमें इस कठिन समय में ऐसे लोग मिले जैसे खुद ईश्वर ने भेज दिए हों। आपको पता है, भाभी जी बोल सुन नहीं सकती, वह कहने लगी। मालूम है, मानसिंह ने शांत भाव से कहा। उनकी शादी मेरी आंखों के सामने ही हुई थी। वो हमारे ही स्टाफ के एक साथी की बेटी थी। पूरा स्टाफ वहीं मौजूद था। जब मंडप में दूल्हे को यह पता चला कि लड़की गूंगी बहरी है, तो उसने शादी से मना कर दिया। गोपाल किशन और कांशीराम ने दूल्हे के पैरों में पगड़ी तक रख दी। बहुत समझाया, दया की भीख मांगी, लेकिन वह नहीं माना। फेरे होने के बाद मेरी बेटी को कौन अपनाएगा, यह कहकर वह बारात लेकर चला गया। कांशीराम फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन न दूल्हा माना न उसके पिता। तभी गोपाल, जो अब तक कुंवारा था, आगे बढ़ा और कहा, अगर आप लोग चाहें तो मैं इस लड़की को अपनाने को तैयार हूं। हम सब देखते रह गए। उसने खुशी खुशी सभी रस्में निभाई और दुल्हन को अपने घर ले आया। बचपन से ही वह लोगों की भलाई करता आया है। जिसे सबने ठुकरा दिया, उसे उसने गले से लगाया। यह उसके मन की सच्चाई और प्रभु की प्रेरणा ही थी, जिसने उसे इस पुण्य कार्य की ओर बढ़ाया। रोज की तरह दोपहर के करीब 3 बजे गोपाल डाकघर पहुंचा, लेकिन आज मानसिंह नीम के नीचे नहीं बैठा था। वह कुछ देर पहले ही छोटा रास्ता पकड़कर चला गया था। गोपाल को चिंता हुई। वह डाकघर के भीतर गया और शराफत अली से पूछा, लेकिन वह भी आज उसे नहीं मिला। अब वह दोनों ओर नजरें दौड़ाता हुआ साइकिल के पैडल तेजी से चलाता आगे बढ़ गया। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। धूप और गर्मी से उसका मुंह सूख गया था। आंखों के सामने धुंध सी छा गई थी। अचानक एक मोड़ पर बिना हॉर्न दिए तेज रफ्तार ट्रक सामने से आ गया और गोपाल उसकी चपेट में आ गया। ट्रक उसकी छाती और चेहरे के ऊपर से गुजरता हुआ आगे निकल गया। साइकिल 2 टुकड़े हो गई और उसका पहिया दूर जा गिरा। डाकघर चौराहे पर हादसे की खबर फैल गई। डाकघर के कर्मचारी, गेट के बाहर चाय बेचने वाला और कई लोग दौड़कर पहुंचे। शराफत अली ने देखा, उसका पुराना साथी गोपाल खून से लथपथ सड़क पर पड़ा है। वह फौरन एक और साथी की मदद से उसे रिक्शा में लेकर सिविल अस्पताल पहुंचा। चूंकि एक्सीडेंट केस था, डॉक्टर ने पहले पुलिस को सूचना दी, लेकिन शराफत अली ने बहुत विनती की। तब जाकर गोपाल की जांच शुरू हुई। डॉक्टर ने बताया, ट्रक का भारी पहिया छाती और चेहरे के ऊपर से गया है। पसलियां टूट चुकी हैं, गर्दन की नस फट गई है, बहुत खून बह चुका है। मामला बहुत गंभीर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पुलिस पूछताछ के बाद शराफत अली ने एक जिम्मेदार मित्र की तरह सभी औपचारिकताएं पूरी की, दवाएं और इंजेक्शन खरीदे और अस्पताल में एक कर्मचारी को गोपाल के घर भेजा। उधर मानसिंह घर के बाहर बैठे बैठे चिंता में डूबा हुआ था। तभी उसने एक परिचित अस्पताल कर्मचारी को देखा। अनहोनी की आशंका से वह घबराकर उसके पास पहुंचा और पूछा, क्या बात है? कर्मचारी ने धीर स्वर में कहा, गोपाल को चोट लगी है, शराफत अली ने आपको अस्पताल बुलाया है। मानसिंह तुरंत उसके साथ साइकिल पर सवार होकर अस्पताल पहुंचा। वहां देखा, ऑपरेशन थिएटर के बाहर शराफत अली बेचैन खड़ा था। मानसिंह बहुत घबरा गया। शराफत ने उसे बेंच पर बैठाया और ढाढ़स बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो भाई, छाती में चोट है, पट्टी चल रही है। लेकिन मानसिंह का दिल डूबा जा रहा था। वह खुद को कोस रहा था, मैं क्यों पहले चला आया? मैं तो गोपाल को बता भी सकता था कि कल से डाकघर नहीं जाऊंगा। मैं तो मूर्ख था, मेरी बुद्धि ही मारी गई थी। उसी समय ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। 3 डॉक्टर बाहर आए। मानसिंह लपक कर उनके पास पहुंचा, दोनों हाथ जोड़ दिए, आंखों में आंसू थे। डॉक्टर बोले, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है। ऑपरेशन तो ठीक हो गया है, लेकिन खून बहुत बह गया है, अभी खतरा टला नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, जितना खून उपलब्ध था दे दिया गया है, अब आप लोग इंतजाम करें। ये सुनकर मानसिंह रोते हुए बोला, डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लो, लेकिन इस फरिश्ते को बचा लो। डॉक्टर बोले, मानसिंह जी, आपको तो खुद खून की जरूरत है बाबा। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति खून दे तो ठीक है, वरना आप अस्पताल में पता करो, लेकिन जल्दी कीजिए, अब ज्यादा वक्त नहीं है। शराफत अली और मानसिंह ने आपस में सलाह की, दाम बनाए और दोनों दोस्त अपने अपने घर भागे। मानसिंह ने पत्नी के गहने, मंगलसूत्र और मांग का टीका लिया और शराफत अली ने पोस्टमास्टर से अपने वेतन की गारंटी पर 100 रुपये उधार ली। भाग दौड़ के बाद वे एक प्राइवेट अस्पताल से 4 बोतल खून लेकर लौटे और अस्पताल पहुंचे। गोपाल को खून चढ़ाया जाने लगा। बाएं हाथ में ग्लूकोज की नली थी, दाएं में खून की। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था और बेड के नीचे मूत्र की नली लटक रही थी। रात हो गई थी। चंदन और गुड्डी डरते हुए अस्पताल पहुंचे। बाहर बेंच पर मानसिंह, शराफत अली और उनके 2 परिचित थक हार कर बैठे थे।
बच्चों ने गोपाल को देखने की इजाजत मांगी तो नर्स ने उन्हें दूर से देखने की अनुमति दी। 2 दिन तक नली से बूंद बूंद खून उसके शरीर में गया तो थोड़ी हरकत हुई। नर्स ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने जांच की और संतोष की सांस ली। फिर कहा, अब धैर्य रखिए। तीसरे दिन शाम को बड़े डॉक्टर ने बताया, अब हालत में सुधार है। 10 दिन बाद छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन तब तक उसे आराम चाहिए। उसके पास भीड़ न करें, कम बोलें, धीरे बोलें। चौथे दिन गोपाल ने आंखें खोली। सामने मानसिंह को बैठे पाया। उसकी आंखों में आंसू थे। गोपाल ने होठों पर मुस्कान लाकर पलकें झपकाई, जैसे कह रहा हो, हिम्मत रखो। पर मानसिंह उसकी इस हिम्मत के आगे खुद को रोक नहीं सका। रोता हुआ बाहर निकल गया। दोपहर का समय था। शराफत अली भोजन की व्यवस्था करने अपने घर गया हुआ था। गोपाल के घर में मातम छाया था। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। न किसी को खाने की इच्छा थी, न बनाने की। शराफत अपनी पत्नी के साथ खाना लेकर आया। बाहर बैठी महिलाओं और बच्चों को समझाकर उसने खाना खिलाया। फिर मानसिंह से भी आग्रह किया। किसी ने 1 रोटी खाई, किसी ने आधी, लेकिन मानसिंह की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वह कोने में बैठा था, चुप, गहरा, टूटा हुआ। कुछ देर बाद वह उठकर गोपाल के पास गया, स्टूल पर बैठा। शराफत अली भी पीछे से आकर अंदर खड़ा हो गया। गोपाल कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। दोनों दोस्त उसके करीब झुककर सुनने लगे। गोपाल ने मानसिंह की आंखों में झांकते हुए कहा, भाई साहब, मैं कुछ मांगू तो दोगे? कहो गोपाल भाई, सब कुछ तुम्हारा है। अगर मैं किसी काम आ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। मानसिंह ने दोनों हाथ जोड़ ली। गोपाल बोला, मेरी बच्ची को अपना लेना भाई साहब, वो नादान है, अकेली न रह जाए इस दुनिया में। तो मानसिंह बोला, ऐसा क्यों कहते हो गोपाल भाई? गुड्डी हमारी बेटी है, तुम खुद हंसी खुशी उसका कन्यादान करोगे, हम सब साथ हैं। शराफत अली भी नम्रता से बोला, हाँ गोपाल भाई, आपकी इच्छा हमारे सिर माथे पर है। गुड्डी चंदन की खुशबू बनेगी। अब आप चिंता छोड़िए और आराम कीजिए। मानसिंह ने उसके माथे पर हाथ फेरा और ढाढ़स बंधाया। गोपाल ने आंखें बंद कर ली। मानसिंह और शराफत अली कमरे से बाहर आए ही थे कि नर्स दौड़ती हुई बाहर निकली। ट्रे स्टूल पर रखकर पलटी और सीधा डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेकर दौड़ा। बड़े डॉक्टर भी पहुंचे। परिवार वाले भी अनहोनी की आशंका में अंदर आ गए। डॉक्टर ने गोपाल की नब्ज देखी, फिर चादर उसके चेहरे पर डाल दी और बाहर निकलते ही सिर झुका लिया। सब स्तब्ध रह गए। कोयल बेहोश हो गई। बेड के चारों ओर विलाप शुरू हो गया। पर गोपाल अब सबको रोता बिलखता छोड़कर गोकुल धाम की अपनी अनंत यात्रा पर निकल चुका था। मानसिंह और उसकी पत्नी ने कोयल को संभाला और घर लाए। जो होना था उसे बदला नहीं जा सकता। गोपाल की अंतिम क्रिया की गई। 13 दिन का शोक मनाया गया, लेकिन सबसे अधिक सदमा गोपाल के परिवार और मानसिंह को हुआ। मानसिंह तो इस गम में जैसे टूट ही गया। अब वह खाट पकड़ चुका था। गोपाल जैसे उसकी रीढ़ था, जो अब नहीं रही। पर गोपाल की अंतिम इच्छा उसने पूरी की। चंदन और गुड्डी का विवाह किया। चंदन अब बड़ा और समझदार हो गया था। नौकरी लग चुकी थी। उसने पूरे परिवार को संभाल लिया और मुश्किल से 2 साल बाद एक और आत्मा, मानसिंह, इस संसार को अलविदा कह गया। ये कहानी सिर्फ एक वृद्ध व्यक्ति मानसिंह की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जो जीवन की संध्या में अपने अपनों से उपेक्षित होकर परायों में अपनापन ढूंढते हैं। यह कथा दर्शाती है कि रक्त संबंधों से बढ़कर भी रिश्ते हो सकते हैं। आत्मा से जुड़े हुए, सेवा, समर्पण और करुणा से बने हुए रिश्ते। मानसिंह का जीवन गांव के मोह, परिवार की उम्मीद और रिश्तों के सहारे पर टिका था। पर जब जीवन के कठिन मोड़ पर उसने अपनों से ठोकर खाई, तो वही लोग जिनसे उसका खून का कोई नाता नहीं था, जैसे शराफत अली और गोपाल किशन, देवदूत बनकर सामने आए। ये बताता है कि इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा होता है। कहानी में एक और गहरी सीख छिपी हुई है। जो व्यक्ति किसी और का हक छीनता है, जो भाई होकर भाई का दर्द नहीं समझता और जो रिश्तों की मिठास को मोहमाया में भूल जाता है, उसका अंत चैन से नहीं होता। वीर सिंह, जो मानसिंह का छोटा भाई था, उसी ने उसका हक छीना, उसे घर से निकालने पर मजबूर किया और बुढ़ापे में भी उसकी सेवा नहीं की। मगर समय ने सबके सामने सच लाकर रख दिया। जो मानसिंह एक भरोसे के साथ गांव गया था, वहीं उसे अपमान, उपेक्षा और दर्द मिला। वीर सिंह और उसकी पत्नी ने जिस तरह से मान सम्मान, प्यार और कर्तव्य का गला घोंटा, वह कर्म का बोझ बनकर उनके जीवन में उतर आया। ऐसे लोग बाहर से चाहे जितना भी सुखी दिखें, भीतर से खोखले और अस्थिर हो जाते हैं। कर्म का फल मिलता है, चाहे देर से मिले, पर मिलता जरूर है। वीर सिंह को भी अंत में यह बात समझ में आई होगी कि बड़े भाई का साथ, उसका साया
और उसका स्नेह उसने किस स्वार्थ के लिए खो दिया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो भाई अपने भाई का हक खा जाता है, जो प्रेम और त्याग के बदले तिरस्कार देता है, वह अंत में फूट फूट कर रोने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो अपने नहीं हुए उनके पास न अपनापन रहता है न संतोष। दूसरी ओर देखिए गोपाल, जिसने खून का रिश्ता नहीं निभाया मगर आत्मा का रिश्ता निभा दिया, जिसने गूंगी बहरी को पत्नी बनाया, जो बच्चों को अपनाकर पिता बना, जिसने मित्र को भाई से बढ़कर स्थान दिया। वो संसार से विदा जरूर हुआ लेकिन सबके दिलों में अमर हो गया। जब गोपाल चला गया तब रोने वाला सारा घर था। उसकी पत्नी, उसके मित्र, उसके परिवार वाले, बच्चे सब फूट फूट कर रोए। ऐसे आंसू सच्चे प्रेम और सेवा के होते हैं। पर जो भाई अपने भाई को तकलीफ में छोड़ देता है, उसका अंत केवल पछतावे और अकेलेपन से भरा होता है। समय के साथ उसके अपने भी उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि जिसने अपने बड़ों की कद्र नहीं की उसका सम्मान फिर कोई क्यों करे। यही जीवन का बड़ा संदेश है कि जो भाई का हक मारता है वह चाहे कुछ दिन सुख भोगे, पर एक दिन उसे हर चीज का हिसाब देना ही पड़ता है। और जब उसका पश्चाताप शुरू होता है तब उसकी अपनी आत्मा ही उसे चैन से जीने नहीं देती। यह कहानी उसी परम सत्य की गवाही है कि प्रेम, त्याग और सच्चाई की राह पर चलने वाला कभी नहीं हारता और अन्याय करने वाला अंत में अपनी ही आत्मा से हार जाता है। दर्शक बंधु, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपने भी इसमें अपने जीवन की झलक देखी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और जीवन से जुड़ी कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया। धन्यवाद।